नमस्कार। आज 14 फरवरी की तारीख और दिन मंगलवार है। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूँ मोहम्मद शाहिद और मैं हूँ मानसी दास। आज के पॉडकास्ट में बात चीन के संदिग्ध जासूसी गुब्बारे से मिले सेंसर से लेकर यूपी में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई मौतों की। We were able to determine that China has a high-altitude balloon program for intelligence collection that's connected to the People's Liberation Army. It was operating during the previous administration, but they did not detect it. अमेरिका ने दावा किया उसने चीन के संदिग्ध जासूसी गुब्बारे के मलबे से सेंसर बरामद किए। कानपुर में अतिक्रमण हटाने गए अधिकारियों के सामने कथित तौर पर मां बेटी के जलकर मरने की खबर। पीड़ित परिवार ने कहा, घर में आगी, मैं लोग अंदर रहते हैं, हम नहीं कर पाए केबल पर, और पापा गिरा के आगी लगा के मम्मी मिट्टी लाई। जानेंगे कानपुर के मामले पर क्या है सरकार का कहना। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे, जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे, इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हैं। असम में सरकार की बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई पर भी सुनवाएंगे एक खास रिपोर्ट। लेकिन इन सब से पहले जानते हैं मानसी दास से पूरे दिन की कुछ खास खबरें। पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन नेटो की होने वाली बैठक में बड़ा मुद्दा यूक्रेन के लिए जरूरी हथियार और मदद मुहैया कराना होगा। अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार रूस ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों खासकर बाखमुख के आसपास हमले बढ़ा दिए हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग के अनुसार यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि जिस तेजी से यूक्रेनी सेना को हथियारों की मदद दी जा रही है उससे कहीं अधिक तेजी से वो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने नेटो के सदस्य देशों से गुजारिश की है कि वो हथियारों का उत्पादन बढ़ाएं। We see no signs that President Putin is preparing for peace. What we see is the opposite. He is preparing हमें इस तरह के for war. कोई संकेत नहीं मिल रहे जिससे अंदाजा लगे कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन शांति की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। जो हम देख रहे हैं वो इसके ठीक उलट है। वो युद्ध बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। वो नए हमले, नए अभियानों की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि नेटो के सहयोगी और सदस्य देश यूक्रेन को दी जाने वाली मदद बढ़ाएं, अधिक हथियार दें और इनका उत्पादन बढ़ाएं और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को और मजबूत करें, ताकि हम यूक्रेन की मदद तो करें ही, साथ ही अपना स्टॉक भी बढ़ाएं। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इस पर कहा, The Kremlin is still betting that it can wait us out, but 1 year on, we are as united as ever. And that shared रूस resolve चाहता है कि हम थक जाएं, लेकिन एक साल बाद भी हमारी एकता पहले की तरह मजबूत है। आने वाला वक्त यूक्रेन के लिए चुनौतीपूर्ण है और हमें उसका साथ देना है। हम जानते हैं कि रूस के छेड़े इस युद्ध में दांव पर क्या लगा है। ये केवल यूक्रेन को सुरक्षित रहने के हक का मसला नहीं है, बल्कि ये उस दुनिया की बात है जो हमारे बच्चों को विरासत में मिलेगी। हम में से कोई भी ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहेगा जहां तानाशाही हो और आपकी सीमाओं को लांघकर आपके लोगों पर बम वर्षा कर दी जाए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस ने कहा है कि तूफान गैब्रियल से देश के उत्तरी हिस्से में भारी तबाही हुई है और इससे पहले इस तरह की घटना इस पीढ़ी ने नहीं देखी थी। तूफान के बाद सरकार ने देश में आपातकाल लगा दिया है। देश में तीसरी बार आपातकाल लगाया गया है। तूफान गैब्रियल से देश की 1/3 आबादी प्रभावित हुई है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है और कईयों को बाढ़ के पानी में तैरकर अपनी जान बचानी पड़ी है। कई लोगों को राहत कर्मियों ने उनके घरों की छत से बचाया है। देश के बड़े हिस्से में बिजली गुल है और 1/4 आबादी अंधेरे में रहने को मजबूर है। त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों के लिए 16 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया। इस चुनाव का परिणाम 2 मार्च को आएगा। इस चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं इस बार एक नई पार्टी तिपरा मोटा भी मैदान में है। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद मौतों का आंकड़ा करीब 40,000 हो चुका है। जहां तुर्की तक राहत पहुंचाना अपेक्षाकृत कठिन नहीं रहा, वहीं उसके पड़ोसी सीरिया के में मदद पहुंचाने को लेकर बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी, क्योंकि यहाँ के कई इलाके अब भी विद्रोहियों के कब्जे में हैं, जिन तक पहुंचना असंभव बना हुआ था। अब सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके तक पहुंचने के लिए 2 और सीमाना के
खोलने पर उन्होंने सहमति दे दी है। अब तक सीरिया तक पहुंचने के लिए एक ही सीमा नाके के जरिए मदद पहुंचाई जा रही थी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सीरियाई राष्ट्रपति के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रांतीय निदेशक हैंस क्लूग ने कहा कि मुश्किल वक्त में वो भूकंप पीड़ितों का साथ नहीं छोड़ेंगे। We are witnessing the worst natural disaster in the WHO European region for a century. हम बीती एक सदी की सबसे पुरानी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस तरफ इलाके में देखी है। हम अब भी इसकी भयावहता का अनुमान लगा रहे हैं। इसमें हमने कुल कितना खोया और इसकी असल कीमत का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इससे उबरने में वक्त लगेगा। हमें काफ़ी कोशिशें भी करनी होंगी। मैं आपको भरोसा दे सकता हूं कि स्वास्थ्य संगठन तुर्की और सीरिया के लोगों के साथ खड़ा रहेगा, भले ही कितना भी वक्त लगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इक्वेटोरियल गुयना में मार्बर्ग वायरस के संक्रमण के कुछ मामले आने के बाद वो इसे लेकर एक आपातकालीन बैठक कर रहे हैं। अब तक यहाँ 9 लोगों की मौत हेमोरेजिक फीवर से हो चुकी है। पूर्वी की एंताम प्रांत में 16 लोग इस बीमारी की चपेट में होने की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जिन लोगों की मौत हुई वो एक अंतिम संस्कार में शामिल थे। इनमें से 4 एक ही परिवार से थे। बीबीसी हिंदी का ये न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर, जो सोमवार से शुक्रवार भारतीय समय अनुसार रोजाना शाम 7:30 बजे लाइव होता है। इसे bbchindy.com के लाइव पेज और पॉडकास्ट सेक्शन के साथ साथ बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा ये पॉडकास्ट गाना, जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे मोबाइल ऐप्स पर भी उपलब्ध है। मानसी, बढ़ते हैं आज अपने पॉडकास्ट में, और पॉडकास्ट की शुरुआत उन्हीं गुब्बारों से, और उन गुब्बारों को नहीं कह सकते क्योंकि गुब्बारा सिर्फ एक था, और जो बाकी के 3 हैं उसको लेकर अभी तक अमेरिका ने साफ नहीं कहा है कि वो क्या है। उनको वो कह रहा है कि वो कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो पहला गुब्बारा मिला था जिस पे चीन की भी टिप्पणी आई थी और जिस पे अमेरिका ने भी कहा था कि ये जासूसी के लिए है, लेकिन जो साउथ कैरोलिना में जो गिरा दिया गया था, जो गिरा दिया गया अटलांटिक महासागर में। अमेरिका का दावा है, अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने अटलांटिक महासागर से उस चीनी संदिग्ध जासूसी गुब्बारे से सेंसर्स और उस मलबे से बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ निकाला है। शायद यूएस नॉर्दर्न कमांड ने कहा है कि खोजी दल ने महत्वपूर्ण कचरे को बरामद किया है जिसमें सेंसर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पीसेस की पहचान हुई है। इलेक्ट्रॉनिक पीसेस हैं जी। एफबीआई इन सामान की जांच कर रही है और अमेरिका का कहना है कि चीन संवेदनशील सैन्य जगहों की इसके जरिए जासूसी कर रहा था। अमेरिका हमेशा लगातार ये कहता आ रहा है, मानसी, और ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए अमेरिका का कहना है कि चीन ऊंचाई वाले जो है वो बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले गुब्बारों का एक प्रोग्राम चला रहा है। अमेरिका ने अब ये दावा किया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर जेम्स किर्बी हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने चीन के जिस जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है और जो 3 और चीज़ें बीते सप्ताह गिराई गई हैं उनमें अंतर है। यानी कि जो 4 फरवरी को गिराया गया जो पहला जासूसी गुब्बारा था, उसके बाद जो 2 चीजें थी, एक कार के साइज की और एक सिलेंडर शेप की। हाँ, तो वो 3 चीज़ों को लेकर कहा गया कि उन तीनों में और गुब्बारे में अंतर है। जॉन किर्बी ने क्या कहा है, सुनते हैं। We were able to determine that China has a high altitude balloon program for intelligence collection. तो जॉन किर्बी कह रहे हैं कि हम इसका पता लगा पाने में सक्षम हैं। चीन के पास खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक ऊंचाई वाला बैलून प्रोग्राम है जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़ा हुआ है। ये पिछले प्रशासन के दौरान से जारी है। पिछला प्रशासन मतलब जो ट्रंप प्रशासन था, लेकिन उन्होंने इसका पता नहीं लगाया। हमने इसका पता लगाया, हमने इसको ट्रैक किया और हमने इसका ध्यान से अध्ययन किया है, जॉन किर्बी का ये कहना है। और इसी बहाने उन्होंने पिछले ट्रंप प्रशासन पे भी उंगली खड़ी कर दी कि वो नहीं पता लगा पाए थे। शायद अगर बात चीन की करें तो चीन शुरुआत से ही ये कहता रहा है कि ये जो गुब्बारा है वो मौसम की जानकारी इकट्ठा करने के लिए था, ना कि संवेदनशील इलाकों की जासूसी का। वो मौसम की कहता है, मौसम की जानकारी इकट्ठा करने के लिए था, साइंटिफिक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए है। जी, लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद एक नया मोड़ आ चुका है और चीन ने कहा है कि अमेरिका ने उसकी हवाई सीमा से कई गुब्बारे भेजे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनबिन ने कहा है कि अमेरिका चीन की हवाई सीमा से कई गुब्बारों को गुजारने का दोषी है। उसने कई और देशों की हवाई सीमा में भी ये किया है। 自去年以来，具体的说，自去年5月以来，美方 वांग वेनबिन कह रहे हैं कि खास तौर से बीते साल मई में बिना किसी चीनी प्राधिकरण की अनुमति के अमेरिका ने अपने इलाके से अधिक ऊंचाई वाले गुब्बारे भेजे थे जो पूरी दुनिया का चक्कर काट रहे थे, और ऐसा कम से कम 10 बार किया गया।
उन्होंने अवैध तरीके से चीन के ऊपर से ऐसा किया। इसके अलावा उन्होंने कई और देशों की हवाई सीमा के साथ ऐसा किया। अमेरिका को इस मामले की गहन जांच करने और चीन को इसके लिए स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। तो शायद चीन ने पलटवार किया है कि गुब्बारे तो आपने भी हमारी सीमा में छोड़े, आपने भी भेजे हैं, और उनका कहना है कि लगभग 10 दफा ऐसा हुआ है। अब इससे जो है मानसी, ये एक बड़ी सवाल उठने लगा है कि इतने बार गुब्बारे जो पाए गए, एक गुब्बारा पाया गया, कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसी चीजें पाई गई, उससे अब ये कहा जाने लगा कि अमेरिका और चीन के बीच में एक नया टसल शुरू हो गया है, एक नई जो है वो एक संघर्ष शुरू हो गया है। क्योंकि अभी तक चीन ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन चीन का कल बयान आया, फिर अब बयान आया, चीन भी कह रहा है कि आप भी ये सारी चीज़ें भेजते हैं। तो ये एक नया केंद्र बनता जा रहा है, एक लड़ाई का, एक कहा जाए कि एक टकराव का, कि जो जिन दो देशों के रिश्ते पहले से ख़राब थे वो और इसकी वजह से और मतलब बहुत तल्ख होते जा रहे हैं। जी शाहिद, अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने कह दिया है कि सोमवार को साउथ कैरोलिना के तट से उस गुब्बारे के एक बड़े हिस्से को बरामद कर लिया गया है। बीबीसी के अमेरिका में साझेदार CBS ने बताया है कि जो सामान मिले हैं उसमें 30 से 40 फुट के एंटेना भी मिले हैं। 30 से 40 फुट, यानी कि अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े स्तर पे उसके अंदर उपकरण लगे हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी हुई थी, जैसा कि अमेरिका का दावा है। लेकिन इसमें बड़ा दिलचस्प कई एंगल्स निकल कर आ रहे हैं। पहले बात करें तो जो गिरा, जो 4 फरवरी को अमेरिका ने गिराया लड़ाकू विमानों से, तो उसके अवशेष ढूंढने में बड़ी मुश्किलें आ रही थी। और बहुत ख़राब मौसम है, बर्फ़बारी है, क्योंकि वो एकदम उत्तरी अमेरिका की तरफ ये सारा हुआ है। वो अलास्का का इलाका है, वो बहुत बर्फीला इलाका है। अलास्का का इलाका शायद जो दूसरा और तीसरा जो ऑब्जेक्ट गिराया गया था वो अलास्का के इलाके में गिरे हैं। और जिस दौरान अमेरिका ने कनाडा की भी सहायता ली थी। बिल्कुल, कनाडा की भी इसमें सहायता ली, कनाडा भी इसमें मदद कर रहा था उन अवशेष को ढूंढने के लिए। और ये जो सारे के सारे गुब्बारे और ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ये एक देखिए कि ये अमेरिका की लगभग सीमाओं के इर्द गिर्द, कभी दक्षिणी, कहीं उत्तरी, कहीं उत्तरी और पूर्वी सीमा के नजदीक। तो ये, लेकिन अब जो एक चीज़, एक और भी इसमें एक बड़ा दिलचस्प किस्सा ये सामने आ रहा था कि अमेरिका को लेकर ये कहा जा रहा था कि ये जो 3 चीज़ें मिली हैं उसमें एलियन या कुछ ऐसी असांसारिक गतिविधि जैसी चीज़ें नज़र आ रही थी। और इसकी वजह भी थी कि अमेरिका के नॉर्दर्न कमांड के कमांडर हैं जनरल ग्लेन वैन हर्क, उन्होंने कह दिया था कि इसमें किसी एलियन या असंसारिक गतिविधि को खारिज भी नहीं किया जा सकता है। तो इससे बड़े अनुमान लगाए जाने लगे, लोग कहने लगे कि ये क्या चीज़ है। लेकिन अब इस पर वाइट हाउस ने जो है वो सब कुछ बातों को खारिज कर दिया है। वाइट हाउस का बयान आ गया है। वाइट हाउस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी किसी भी संभावना को खारिज किया गया है और कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। And one last thing before I turn it over to the Admiral, I just wanted to make sure we address this from the White House. I know there have been questions and concerns about this, but there is no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns. Again, there is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns. Wanted to make sure that the American people knew that, all of you knew that, and it was important for us to say that from here because we've been hearing a lot about it. I'm not. Would you tell us? I'm just, I loved E.T. the movie, but I'm just going to leave it there. तो ये थी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता मानसी। आप देख रहे हैं कि वहाँ भी ठहाके लग रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्योंकि बड़े अजीब तरीके से अंदाजे लगाए जाते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और माना जा रहा था, प्रवक्ता भी कह रही थी कि मैं भी बड़ी जो है उत्सुक रहती हूँ इन सब चीज़ों को जानने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और खारिज कर दिया गया है। बहरहाल बढ़ते हैं और आगे, और एक अहम सूचना पर जानते हैं BBC की। Hi, this is Huma Qureshi, and as you all know, our Indian sportswomen have been doing so well in the recent past. So come and vote for your favorite BBC Sportswoman of the Year and support these change makers. इंतजार खत्म हुआ, चुनिए अपनी पसंदीदा महिला खिलाड़ी को। BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का ये 4था साल है। ज्यूरी ने चुना है 5 खिलाड़ियों को। इन 5 में से किसी एक को मिलेगा अवार्ड और उसका फैसला करेंगे आप अपने वोट से। अवार्ड के 5 दावेदार हैं। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। लड़की बहुत कुछ कर सकती है, कोई कमी नहीं है लड़कों से। ऐसे बोलती ना, वेट लिफ्टिंग में लड़की नहीं कर सकती, बॉडी खराब होगी, बहुत सुना है मैंने से। ऐसा कुछ नहीं है। कुश्ती की खिलाड़ी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। सडन मैं इंडिया में ट्रायल्स हार गई, तो वो मेरे लिए काफ़ी लो पॉइंट था। और फिर एकदम से लॉकडाउन लग गया, तो वो काफ़ी टफ टाइम था कि
क्योंकि एकदम से बिल्कुल नंबर 1 रैन और फिर इंडिया टीम में भी सेलेक्ट नहीं होना, तो ये बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पे तो लोग बोलते थे कि क्या करवा रहे हो लड़कियों से, लेकिन अभी खुद फैमिली के लोग रेसलिंग में डाल रहे हैं लड़कियों को। अब इतना हमारे गांव के आसपास इतना माहौल है कि लड़की पैदा होते बोलते कोई दिक्कत नहीं। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। It's very important कि we have to believe in ourselves. That belief should always be there. और बॉक्सर निखत जरीन। मेरा पूरा फोकस मेडल जीतने पे ही था। अपने आप को मैं हमेशा पुश करती थी कि मुझे मेडल जीतने का है। अपनी पसंदीदा खिलाड़ी को वोट देने के लिए आइए bbchindi.com पर हमारे हर पन्ने पर वोटिंग बटन मौजूद है और वोट देने में 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। तो चुनिए BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की ये जानकारी थी। अगर आपको वोट देना है और आप ज़रूर वोट दें, उसका वोट आपको फेसबुक में अभी जो लाइव चल रहा है उसमें पिन टू टॉप है उसका लिंक, और हमारे bbchindi.com के पन्ने पर भी जाइए, वहाँ पर जो भी आप स्टोरी खोलेंगे उसमें ये लिंक आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि BBC हिंदी के इस न्यूज़ पॉडकास्ट में आगे क्या है। पिता बीमार है, पत्नी गर्भवती है, घर कैसे चलेगा? सरकार ने बाल विवाह कानून बनाया है तो वो इतने सालों से क्या कर रही थी? बिना नोटिस दिए सरकार कैसे किसी को घर से उठाकर ले जा सकती है? हमने कोई अन्याय नहीं किया है, सरकार अन्याय कर रही है। असम में बाल विवाह के खिलाफ हुई कार्रवाई पर एक खास रिपोर्ट सुनवाएंगे, साथ ही कानपुर में हुई दिल दहला देने वाली घटना के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं सोशल मीडिया का मानसी। यूट्यूब, फेसबुक पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और लगातार कमेंट्स अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। मदन लाल लंबोरिया हैं, वो कहते हैं कि गुब्बारे के अंदर 30 से 40 फीट के एंटीना लगे हैं तो ये गुब्बारे नहीं, गुब्बारों के नाम पर कुछ संदेहास्पद जरूर है। जी, हमें यूट्यूब पर ज्ञानेश्वर जगदले सुन रहे हैं, प्रणव कुमार सुन रहे हैं, पीरदान बेनीवाल भी सुन रहे हैं, शैलेंद्र सुमन लिखते हैं, वो सभी को प्रणाम कर रहे हैं, और अलीगढ़ से रंजीत माथुर भी हमें सुन रहे हैं, और महावीर सिंह कौंते मथुरा से हमें सुन रहे हैं। वो इसी पर यूएस की जो रिपोर्ट है उस पर लिख रहे हैं कि आश्चर्य है कि अमेरिका द्वारा ये बताने के बाद भी कि चीन ने भारत की संवेदनशील जगहों की जासूसी के लिए गुब्बारे का इस्तेमाल किया तो भी भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हनुमान सिंह मुझे लगता है कोई इनको हल्का सा कंफ्यूजन है। अमेरिका ने चीन के गुब्बारे अमेरिका में पाए जाने की खबर है, ना कि भारत में। और रघुवर कुमार सोनी कहते हैं कि BBC हिंदी पर खबर है तो मतलब सच है। और राकेश दुबे कहते हैं दुनिया भर में सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश भारत है। शिवशंकर नमस्कार कह रहे हैं और लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। मनोहर चमोली मनु कहते हैं कि अमेरिका का बाजार धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और चीन पूरी दुनिया में अपना बाजार बढ़ाता जा रहा है, इससे अमेरिका को परेशानी हो रही है। शिवशंकर सऊदी अरब से सुन रहे हैं और राम पुकार रे कह रहे हैं कि उन्होंने वोट दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बाकी जो हमारे लिसनर्स हैं उनसे अपील है कि इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर में ज़रूर अपना वोट करें। बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का मानसी, और बहुत दिल दहलाने देने वाली एक घटना कल शाम को सामने आई है। जी, उत्तर प्रदेश के कानपुर में अतिक्रमण हटाने की कोशिश के दौरान एक महिला और उनकी बेटी की मौत हो गई, जलकर मरने से मौत हुई। शायद इस पर और जानकारी ये है कि ये सोमवार का मामला है। कानपुर देहात के रूरा इलाके के मडौली गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे तो वहां 45 साल की प्रमिला दीक्षित और उनकी 20 साल की बेटी जो है नेहा, उन्होंने कथित तौर पे खुद को झोपड़ी के अंदर आग लगा ली। ये कहा गया प्रशासन की ओर से। तो जब तक कुछ सामने आया है उसके अनुसार जब ये घटना हुई तो वहां पुलिस के अधिकारी, जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के लोग भी मौजूद थे। जी, इस मामले में प्रमिला दीक्षित के पति गेदेलाल को चोट आने की खबर है। रूरा स्टेशन हाउस अफसर का कहना है कि जो गेदेलाल हैं वो अपनी पत्नी और बेटी को जलने से बचाने के लिए गए थे, लेकिन इस प्रक्रिया में वो खुद भी थोड़ा सा झुलस गए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जो डिटेल बताई है वो ये है कि ग्राम समाज की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए वो गए थे और इसी दौरान ये घटना हुई। पुलिस का कहना है कि ग्राम समाज की जमीन हटाने के लिए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि गाँव वालों ने जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी कि गेदेलाल ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसके बाद अधिकारी जमीन खाली कराने के उद्देश्य से वहां गए थे। इस प्रदेश के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा है, जिला के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा है कि झोपड़ी के भीतर मां और उनकी बेटी ने खुद को आग लगा ली। ये पुलिस का कहना है कि हमारी थाना रूरा गांव मडोली में एक
अतिक्रमण हटाने हेतु एसडीएम मेहता और कुछ फोर्स के साथ यहाँ पे पहुंचे और जब वो पहुंचे हटा रहे थे तो प्रथम दृष्टया हमें जो पता चल रहा है कि एक महिला और उनकी बेटी अंदर आए थे झोपड़ी में और अंदर से बंद करके अपने आप को जला लिया है। उसमें उन दोनों की मृत्यु हुई है और बाकी हम मौके पर पहुंच गए हैं। सारे सक्षम अधिकारी भी मौके पर हैं। फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है और बातचीत भी चल रहा है। इसमें जिनका भी गलत रवैया हो और कुछ भी गलती हो उनको हम अपेक्षेंगे नहीं और उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे। शाहिद, ये तो आपने सुनी कि पुलिस ने क्या कहा, पीड़ित परिवार ने क्या कहा। जो पीड़ित हैं गेदेलाल, उनके बेटे शिवम दीक्षित ने क्या कहा है, सुनवाते हैं। घर में आगी, मैं लोग अंदर रहते हम नहीं कर पाए केबल पर और पापा जला के आगी लगा दी ने। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी ने, नल तोड़ दी ने, सब पे सब गिरा के आगी लगा के मम्मी मिट्टी इसके पहले आप डीएम के आ गए थे, क्या हुआ? सब कुछ सुनवाई नहीं भैया, उल्टा ही हुई। डीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। तो ये पीड़ित परिवार है मानसी, और ये जब मामला हुआ है तो अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। जाहिर सी बात है, इस पर विपक्ष हमलावर है। जैसा आपने बताया, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये हत्या आपके जल्लाद और बेरहम, उन्होंने मौजूदा सरकार को निशाने पर लेते हुए लिखा कि आपके जल्लाद और बेरहम तथा अमानवीय प्रशासन द्वारा की गई है। उन्होंने लिखा है कि योगी सरकार में लगातार ब्राह्मण परिवार निशाना बनाए जा रहे हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। दलित पिछड़े के साथ साथ ब्राह्मण भी भाजपा शासित सरकार के अत्याचार का निशाना बन रहे हैं, ये उनका आरोप है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है। शाहिद, कांग्रेस के जो प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष हैं बीपी सिंह, उन्होंने सवाल किया है कि महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये कौन सा रूप है। ये विपक्ष का है, लेकिन इस पर प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष रख रही है। मानसी जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कानपुर देहात की घटना दुखद है। प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच और मुकदमा दर्ज करने की विवेचना में दर्ज किया गया है और विवेचना में जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है, अनाधिकृत कब्जा है, तब भी गरीब को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अधिकारी बेदखल ना करें। ये उनका कहना है कि वो अनाधिकृत कब्जा है, ये साफ साफ कह दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने फोन पर वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित गेदेलाल के बेटे शिवम से बात की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसमें कार्रवाई होगी। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, तुम अपने आप को ये मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुश्तें भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो। हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। अब सीधा रुख करते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ का, जहां पर बीबीसी संवाददाता अनंत झड़ाने मौजूद हैं। अनंत, ये हमने सुन लिया विपक्ष ने क्या कहा, सत्ताधारी दल क्या कह रहा है। इस मामले में क्या कुछ आज का नया अपडेट भी है, पहले वो बताएं हमें। जी, अपडेट ये है इसके अंदर कि जो शव रखे हुए थे जिनको परिवार प्रशासन को सुपुर्द नहीं कर रहा था, जो माँ बेटी इस पूरे घटना में झुलसे, उसके बाद जब ये ब्रजेश पाठक जो मुख्यमंत्री उनकी तरफ से उनकी स्तर से हस्तक्षेप हुआ, तब जाके परिवार माना और अब पोस्टमार्टम के लिए शव जो है पुलिस को सौंप दिए गए हैं और पुलिस का दावा है कि वो इसकी वीडियोग्राफी कराएगी। पुलिस प्रशासन भी ये कह रहा है कि इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की और तमाम आश्वासन आ रहे हैं परिवार को मदद देने के और इसमें इंसाफ दिलाने के। लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि ये नौबत क्यों आई, क्या सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता था, क्योंकि अगर इस परिवार का दावा है कि वो जन सुनवाई के लिए डीएम स्तर तक गया लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या किसी आपसी रंजिश का मामला था, तो ये सब जांच के पहलू हैं। ये सब पुलिस इसमें जांच करेगी, क्योंकि आप अगर ट्विटर पे इसके ट्रेंड को देख रहे होंगे तो इसको
परिवार की जाति से भी जोड़कर काफी ट्विटर पे हवा दी जा रही थी और फिर एक तरीके से माहौल बन रहा था। तो जाहिर सी बात है सरकार काफी दबाव में थी, इसीलिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री के स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा परिवार के बेटे से बात कराई और इस तरीके के आश्वासन दिए हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार की ऑप्टिक्स के लिए ये काफी बड़ी घटना थी और उनकी छवि के लिए जो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, प्रशासन बहुत सेंसिटिव है, वो एक छवि जो बनाने की कोशिश करते हैं, उसको बड़ा झटका था इस घटना में। और जिस तरीके की तस्वीरें आई थी कल, वो काफी दर्दनाक हादसा लग रहा था। पुलिस प्रशासन ने बल्कि डीएम ने हम लोगों को ये वीडियो भी भेजा ये दिखाने के लिए कि आग वाकई इन परिवार वालों ने अपने आप को लगाई और उकसाया नहीं गया और पुलिस मतलब अपना काम कर रही थी और प्रशासन के लोग जो अपना काम कर रहे थे। तो इस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म जो है सरकार का वो हमको देखने बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जड़ाने लखनऊ से। मानसी, ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की, बीजेपी शासित राज्य है। अब यहीं से ही चलते हैं उत्तर पूर्व की ओर, जो है वो भी बीजेपी शासित राज्य है, असम है। दूसरी बार बीजेपी की सरकार है। लगातार हम लोग देखते आए हैं कि किस किस तरीके से कुछ कुछ ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जिसके बाद बहुत कुछ हंगामा खड़ा होने लगता है। हाल फिलहाल में ही असम के मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया था कि जो भी 14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करेगा उस पुरुष पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होगा, क्योंकि अब तक 14 से 18 साल की आयु से लड़की से जो शादी होती थी उसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट यानी बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत रखते थे। अगर आप पॉक्सो एक्ट के तहत रखेंगे तो वो बड़ा मामला बन जाता है। तो असम सरकार ने ये फैसला लिया। उसके बाद से ही जो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा वो बार बार कह रहे थे कि इसके तहत 4000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जाएंगे, और वो देखने को भी मिला। और उस गिरफ्तारी के बाद ये देखने को मिला कि बहुत दिल दहला देने वाली खबरें आई। स्थानीय लोगों में एक डर का भी माहौल डर बन गया और कई जो किशोरी थीं, जो 18 साल से कम उम्र की बच्चियां थीं, जो गर्भवती थीं, एक मौत की खबर भी आई। ये सही बात है कि 18 साल से कम उम्र में शादी करना कानूनन अपराध भी है और ये माना भी जाता है कि 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं भी करनी चाहिए किशोरियों की स्वास्थ्य की वजह से। लेकिन इस फैसले ने क्या असर डाला है, असम सरकार की इस मुहिम से लोग कितने खौफजदा हैं, इसी पर बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव की ये ग्राउंड रिपोर्ट सुनते हैं। 70 वर्षीय परिजान बेगम के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इनके बेटे मोइनुल अली को कुछ ही दिन पहले असम पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से शादी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। कुछ देर बाद उन्होंने खुद को संभाला और हमें अपनी कहानी सुनाई। राते 12 बजाते लामी तो हुई। पुलिस रात 12 बजे आई थी। उस समय हम सो रहे थे। पुलिस हमें जगाने लगी। मैं पुलिस को देखकर बहुत डर गई थी। वो लोग दरवाजा पीटने लगे। वो दरवाजा तोड़ना चाहते थे। फिर उन्होंने ताला तोड़ दिया और मुझे घसीट कर ले गए। मुझे थाने में 2 दिन और 2 रात रखा गया। मैं रोती रही। पुलिस ने कहा कि अपने बेटे को बुलाओ वरना तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। 2 दिन बाद जब मोइनुल पुलिस के सामने हाजिर हुआ तब जाकर परिजान बेगम को छोड़ा गया। मोइनुल की गिरफ्तारी परिजान बेगम की जिंदगी में मानो एक तूफान की तरह आई है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 23 जनवरी को असम सरकार के इस फैसले से हुई। राज्य में व्यापक स्तर पर एक अभियान चलाने की जरूरत है। जिन लोगों ने बेटियों की शादी कम उम्र में करवाई है उनको कानून के दायरे में लाने की जरूरत है। इस कार्रवाई की घोषणा करते हुए असम सरकार ने कहा कि राज्य में मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर के बढ़ जाने की सबसे बड़ी वजह बाल विवाह है। परिजान बेगम के घर से कुछ ही दूर 70 वर्षीय सांबोर अली ये उम्मीद खो चुके हैं कि उनका बेटा रफीक जेल से छूटकर वापस आ जाएगा। मुझे मेरा बेटा चाहिए, उसके बिना घर नहीं चलता। हमारे पास पैसे की ताकत नहीं है, इसलिए बेटे को छुड़ाना बहुत मुश्किल है। ये सब पैसे का खेल है। जिस दिन मेरे बेटे को पकड़ कर ले गए उसी दिन पता चला कि पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा है। क्या कर सकता हूँ, किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही है। मैं नहीं कह सकता कि वो लौट कर आएगा या नहीं। मैं तो कहीं आ जा नहीं सकता। रफीक की भाभी अंजुम कहती हैं कि रफीक की गिरफ्तारी के बाद उनका घर बिखर गया है, क्योंकि घर रफीक की कमाई से ही चलता था। पिता बीमार है, पत्नी गर्भवती है, घर कैसे चलेगा?
क्या सरकार ने ये अच्छा काम किया है? सरकार ने बाल विवाह कानून बनाया है तो वो इतने सालों से क्या कर रही थी? सरकार सो रही थी क्या? बिना नोटिस दिए सरकार कैसे किसी को घर से उठाकर ले जा सकती है? हमने कोई अन्याय नहीं किया है, सरकार अन्याय कर रही है। मुझे पता नहीं कि किस वजह से सरकार ने ये कार्रवाई की है। असम सरकार की इस कार्रवाई से पूरे राज्य में मचे हाहाकार पर बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, जो चाइल्ड मैरिज है डेफिनेटली इट्स इलीगल। कोई भी एक निर्वाचित सरकार ये नहीं देख सकती कि उनके राज्य में हमारी जो कम उम्र की बच्चियां हैं उनकी जो मृत्यु है वो चाइल्ड मैरिज की वजह से हो। और आज जो पूरे भारतवर्ष में जो रेशियो है चाइल्ड मैरिज का, वो पूरे भारतवर्ष में वो रेशियो है 23% और आसाम में वो रेशियो है 32%। तो ये एक चिंताजनक विषय है और जो लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं उनके लिए भी ये सोचने का विषय है कि जब भी सरकार कोई रिफॉर्म्स लेके आती है तो फिर उसमें वो लोग जाति और धर्म ढूंढने लग जाते हैं। सरकार से जुड़े लोग इस कार्रवाई को न्यायोचित ठहरा रहे हैं। सोशल अवेयरनेस की जरूरत है, लेकिन देश कैसे चलेगा? कोई कानून ही नहीं होना चाहिए। तो जब देश में एक कानून है और उसका अगर सरकार पालन करती है तो उसमें इतना हाय तौबा मचाने की तो कोई आवश्यकता नहीं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस मामले में असम सरकार मौजूदा कानूनों को ही लागू कर रही है। सवाल ये है कि क्या बाल विवाह की समस्या से निपटने का यही एक रास्ता था? देवलिन रॉय के साथ राघवेंद्र राव, बीबीसी। तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर के इस पॉडकास्ट में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के दौरान स्टूडियो की जिम्मेदारी थी रविशंकर कुमार के पास। मुझे यानी मोहम्मद शाहिद और मानसी दास को दें इजाजत। नमस्कार।